नमस्कार, मैं डॉक्टर रक्षा मेहता अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो विषय है वह जितना सामान्य है उतना ही अधिक महत्वपूर्ण है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। आज का हमारा विषय है वर्ण विचार। जब हम किसी भी भाषा को सीखते हैं तो सबसे पहले उसकी वर्णमाला यानी कि अल्फाबेट सीखते हैं। यदि हमें वर्णमाला ठीक तरीके से नहीं आती तो हम भाषा को कभी ढंग से सीख ही नहीं सकते। तो बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला तो उन्हें याद रहती है, हिंदी की वर्णमाला वे भूल जाते हैं। लेकिन बड़ी कक्षाओं में जब वे आगे पढ़ते हैं तब उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो आज की मेरी जो वीडियो है वह सबके काम आएगी। पहले आप यह सुन लीजिए कि मैंने किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाई है। जो बच्चा वर्णमाला सीख रहा है, नया छोटा बच्चा है, पहली बार वर्णमाला सीख रहा है, उसके लिए भी यह वीडियो लाभदायक होगी। जो विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, जो महाविद्यालयों में यानी कि कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, और जो प्रतियोगी परीक्षाएं लिख रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी यह वीडियो बहुत लाभप्रद सिद्ध होने वाली है। आप इसे देखिए और फिर स्वयं निर्णय लीजिए कि यह वीडियो लाभदायक थी या नहीं। और एक महत्वपूर्ण बात, वीडियो के अंत में मैंने एक छोटी सी कार्यपत्रिका यानी कि वर्कशीट भी बनाई है जिसमें मैंने ये बताया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में वर्ण विचार से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम वर्णों के प्रकार भी पढ़ेंगे, स्वर और व्यंजनों के प्रकार भी पढ़ेंगे, साथ ही हम उच्चारण स्थानों के संबंध में भी पढ़ेंगे ताकि हम सही स्थान से सही वर्ण का सही उच्चारण कर सकें और हमें किसी भी प्रकार के शब्द को लिखने तथा बोलने में किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो। तो बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं वर्ण। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे मौलिक इकाई जो हम सीखते हैं उसे हम कहते हैं वर्ण। तो हिंदी वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर तथा व्यंजन। तो जब मैं आपको स्वर तथा व्यंजन समझाऊंगी तब मैं आपको उनका उच्चारण भी सिखाऊंगी, और जब मैं उच्चारण कर रही हूं तो आप मेरे साथ उनका उच्चारण करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि है तो बहुत छोटी सी चीज़, लेकिन वही है ना कि अगर आपको छोटी सी चीज़ नहीं आती, अगर पहली सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे तो फिर 100वीं सीढ़ी में कैसे पहुंचेंगे। तो इसलिए वर्णों का उच्चारण सही आना सही हिंदी लिखने, पढ़ने और बोलने के लिए बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम स्वर एक बार पढ़ लेते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं। 11 अर्थात 11 स्वरों की संख्या है। इन्हें ऐसे पढ़ते हैं, अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, औ। इस प्रकार स्वरों का सही उच्चारण करना होता है। बचपन से ही छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और आई, औ ऐसे करके जो सिखाया जाता है उसके कारण बड़े होकर बच्चे को सही शब्द लिखने में, बोलने में और पढ़ने में बहुत परेशानी होती है। तो बचपन से ही हमें सही सीखना है, और यदि हमने बचपन में सही नहीं सीखा तो अभी भी सीखने की कोई उम्र तो होती नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है, हम सही उच्चारण सीख सकते हैं। तो इस प्रकार जो है ये 11 स्वर हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जब हम छोटी कक्षाओं में होते हैं तब प्लुत स्वरों का वर्णन नहीं आता है, लेकिन जब हम बड़ी कक्षा में होते हैं या हम प्रतियोगी परीक्षाएं लिख रहे होते हैं तब जो है प्लुत स्वर भी हमें देखने को मिलता है और हमें प्लुत स्वर भी सीखना पड़ता है। तो ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा।
छोटा, ह्रस्व माने छोटा। तो अब हमें छोटा ई छोटा ऊ बोलना नहीं है। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है। समय कम लगाना है, छोटा बोलना नहीं है आगे से। वे हैं अ, इ, उ, रि। देखिए इनके उच्चारण में समय कम लगता है। अ, इ, उ, रि। दीर्घ माने बड़ा, तो ह्रस्व स्वरों की तुलना में दीर्घ स्वरों में दुगना समय लगता है। इसमें कम समय लगता है, इसका दुगना यानी कि डबल लगता है दीर्घ में। आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ओ, ओ। ठीक है। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। इनमें ह्रस्व स्वरों की तुलना में समय दुगना लगता है, तो ये दीर्घ स्वर है। दीर्घ माने बड़ा। अब है प्लुत स्वर। प्लुत स्वरों में ह्रस्व स्वरों की तुलना में तिगुना समय लगता है, 3 गुना अधिक। देखिए जैसे मुख्य रूप से संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं, जैसे ओम, या कोई बच्चा बहुत दूर है, राम मान लीजिए, राम अगर हम उसे बुला रहे हैं तो हम ऐसे नहीं लिखते। तब हम कैसे बुलाते हैं? क्योंकि हम तिगुना समय ले रहे हैं, राम। ये देखिए ये रहा तिगुना समय, 3 गुना अधिक समय, राम, ओम। ठीक है, तो ये होते हैं आपके प्लुत स्वर। इसके अतिरिक्त हम पढ़ते हैं अयोगवाह। अयोगवाह, अयोगवाह होते हैं हिंदी में जो न स्वर हैं न व्यंजन हैं। वे कौन से हैं? वे हैं अंग तथा अह। अंग, अह, ये अयोगवाह है, न ये स्वर है न ये व्यंजन है। अब हम आते हैं व्यंजनों में। तो हिंदी में कितने व्यंजन होते हैं? कुल 33 व्यंजन यानी कि 33 व्यंजन होते हैं। पहले मेरे साथ उच्चारण सीख लेना है, उसके बाद में उनके प्रकार बताऊंगी और उच्चारण स्थान भी बताऊंगी। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। ये 33 व्यंजन हम हिंदी वर्णमाला में पढ़ते हैं। उसके अलावा हिंदी वर्णमाला की जब पुस्तकें बचपन में पढ़ते हैं उसमें 3 व्यंजन और पढ़ते हैं। वे होते हैं क्ष, त्र, ज्ञ। क्ष, त्र, ज्ञ। क्ष, त्र, ज्ञ। तो अब हम पूछ सकते हैं, और हिंदी में कुल वर्णों की संख्या है 52 यानी कि 52। तो ये प्रश्न उत्पन्न हो सकता है मस्तिष्क में कि यदि 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं, तो 33 और 11 तो 44 यानी कि 44 होता है। तो 52 यानी कि 52 वर्ण कैसे हुए? वे कैसे होते हैं ये मैं आपको समझाऊंगी। पहले हम ये सीख लेते हैं। व्यंजनों के प्रकार। व्यंजनों के प्रकार स्पर्शी, अंतस्थ, ऊष्म। ऊष्म की दोनों वर्तनियां, ये दोनों वर्तनियां मान्य हैं,
ठीक है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की का जो शब्दकोश है उसमें भी आप देख सकते हैं, ये दोनों ही वर्तनी मान्य हैं, संयुक्त और उत्क्षिप्त। पहले हम इन्हें समझ लेते हैं अच्छी तरह। वीडियो में अंत तक बने रहिए, चीज़ों को ध्यान से सीखने, समझने, जोड़ने और आगे उनका प्रयोग करने के लिए। आधी अधूरी चीज़ें देखकर कुछ समझ नहीं आता है कभी भी। स्पर्शी, स्पर्श माने क्या होता है? छूना। तो स्पर्शी माने छूना, मतलब स्पर्शी व्यंजन वे व्यंजन हैं जिसमें जिह्वा या मुख के दूसरे अंग आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, छूते हैं, वे हैं स्पर्शी व्यंजन। अब देखिए, क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। बोलकर देखिए मेरे पीछे। इसमें जिह्वा या तो तालु को छूती है या मूर्धा को छूती है या कंठ एक दूसरे को छूते हैं या ओष्ठ एक दूसरे को छूते हैं। तो मुख के जो अंग हैं वे एक दूसरे का स्पर्श करते हैं, इसलिए ये सारे हैं स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी। तो ये जो 5 वर्ग है ना, ये 5 वर्गों के अंतर्गत आते हैं। देखिए, क से शुरू है क वर्ग, च से शुरू है च वर्ग, ट से शुरू है ट वर्ग, त से शुरू त वर्ग और प से शुरू है ये प वर्ग है। ये 5 वर्ग हैं हिंदी के, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये पांचों वर्गों के अंदर जितने भी व्यंजन आते हैं वे सारे स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। अभी हम उनके उच्चारण स्थानों पर भी बात करेंगे, पहले हम ये समझ लेते हैं। फिर है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ, अंतस्थ माने हृदय, हृदय से निकलने वाले व्यंजन। तो जिनमें वायु कहीं भी अटकती नहीं है, हृदय से सीधा निकलकर बाहर आती है, उन व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। देखिए, आपको यहां पर कंपन महसूस होगी जब आप बोलेंगे य, र, ल, व। आप बोलकर देखिए, एक अद्भुत कंपन यहां पर आप महसूस करेंगे। य, र, ल, व। तो य, र, ल, व आते हैं अंतस्थ व्यंजनों के अंतर्गत। ठीक है, अब आ जाते हैं ऊष्म। ऊष्म यानी कि ऊष्मा, उसका अर्थ क्या होता है? ताप, गर्मी, हीट। तो मुख से जब श्वास वायु या सांस निकलती है तो एक ताप तो निकलता ही है, लेकिन ऊष्म व्यंजनों के उच्चारण में वो ताप थोड़ा अधिक होता है, वो ऊष्मा थोड़ी अधिक होती है, वो गर्मी थोड़ी अधिक होती है। तो वे व्यंजन हैं श, श, स, ह। तो ये व्यंजन जो हैं आते हैं अधिक ऊष्मा के कारण ऊष्म व्यंजनों के अंतर्गत। अब आ जाएंगे संयुक्त। संयुक्त माने जुड़ा हुआ, है ना। जॉइंट फैमिली को हिंदी में हम कहते हैं संयुक्त परिवार, जुड़ा हुआ। इनके नाम से स्पष्ट है कि इसमें 2 से अधिक वर्ण जुड़े हुए हैं, 2 या 2 से अधिक वर्ण, क्ष, त्र, ज्ञ। और एक वर्ण और है जो हिंदी बच्चों की हिंदी वर्णमाला की पुस्तक में नहीं देखने को मिलता, लेकिन वह विद्यमान है, उसे कहते हैं श्र। श्र। अब ये संयुक्त कैसे हैं, देखिए मैं आपको समझाती हूं। क्ष, अब ये जो क्ष है ना, इसमें सबसे पहले आप करते हैं क का उच्चारण, आधे क का, थोड़ा सा क बोलना होता है पहले, उसके बाद फिर आप करते हैं श का उच्चारण, मूर्धन्य श, और ये 3 वर्णों से बना है क्ष। क्योंकि 3 वर्णों से मिलकर बना है इसलिए संयुक्त व्यंजन है। 2 तो इसमें व्यंजन है और एक इसमें स्वर है, तो ये संयुक्त व्यंजन हुआ क्ष। अब इसमें समस्या क्या होती है कि उत्तर भारत में कहीं कुछ किसी जगह पर प्रादेशिक प्रभाव के कारण इसे छ भी कह दिया जाता है, क्ष को छ भी कहा जाता है।
क्षमा, मैं क्षमा मांगता हूं, तो ये छ नहीं है, क्योंकि छ तो ये है ना, यहां पर देखिए छ ये है, ये क्ष है, क्षमा, रक्षा, शिक्षा, दीक्षा, कक्षा, क और श के योग से बना है। उसके बाद जो अगला है त्र, त्र बना है किससे? त हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ से बना है त्र। तो इसमें भी दो से अधिक वर्ण विद्यमान है, इसलिए यह संयुक्त व्यंजन है। उसके बाद है ज्ञ, तो ज्ञ बना है ज हलंत जोड़ ञ हलंत जोड़ अ से, तो ये हुआ ज्ञ। और श्र, श्र बनता है श यानी कि तालव्य श हलंत धन र हलंत धन अ से। तो यहां पर देखिए इसमें भी दो से अधिक व्यंजन है, एक से अधिक व्यंजन और एक जो है स्वर है, ये जुड़कर श्र बनते हैं। अब जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि हिंदी शब्दकोश यानी कि हिंदी डिक्शनरी जब हम देखते हैं तो उस शब्दकोश में वर्णमाला होती है सिर्फ ह तक, ठीक है। जैसे इंग्लिश में हम ABCD ऐसे ए में जाते हैं, फिर बी में जाते हैं, अगर कुछ बी से शुरू होने वाले शब्द का अर्थ देखना है। हिंदी में जब आप शब्दकोश देखेंगे तो वहां कभी भी क्ष, त्र, ज्ञ और श्र वाले पृष्ठ होंगे ही नहीं। तो अब हमें क्ष, त्र, ज्ञ और श्र को ढूंढना कहाँ है? अगर हमें क्षार का अर्थ ढूंढना है, अगर हमें त्रासदी का अर्थ ढूंढना है, अगर हमें ज्ञापन का अर्थ ढूंढना है, अगर हमें श्रव्य का अर्थ ढूंढना है, श्रमिक का अर्थ ढूंढना है, तो हम कहाँ ढूंढेंगे? तब हम ढूंढेंगे क्षत्रिय का अर्थ ढूंढेंगे हम क में, क्योंकि क से शुरू होता है ना, इसलिए हम हिंदी शब्दकोश में जाएंगे क पर, तो अब हमें मिलेंगे क्ष से शुरू होने वाले शब्द। अगर हम जाएंगे त पर, वहीं हमें मिलेंगे त्र से शुरू होने वाले शब्द। यदि हम जाएंगे ज पर, तो ज में ही हमें मिलेंगे ज्ञ से शुरू होने वाले शब्द। और यदि हम जाएंगे श पर, तो हमें मिलेंगे श में श्र से शुरू होने वाले शब्द, ठीक है। अब हमने पढ़ लिए हैं संयुक्त व्यंजन भी। अब हम आ जाते हैं उत्क्षिप्त व्यंजनों में। उत्क्षिप्त मतलब होता है जोर से फेंकना। उत्क्षिप्त बलपूर्वक जब हम फेंकते हैं तो उनको हम उत्क्षिप्त व्यंजन या उत्क्षिप्त ध्वनियां कहते हैं। कहाँ हैं वे? वे हैं ड़ और ढ़। ये देखिए, आप हिंदी वर्णमाला में जहां पढ़ते हैं ड और ढ, ट वर्ग में पढ़ते हैं ना, ड और ढ, उनके नीचे जब बिंदी लग जाती है तब वे बन जाते हैं ड़ और ढ। ड ढ, ड़ ढ। उच्चारण में अंतर है। तो जब हम पढ़ाई बोलते हैं तब हमें पढ़ाई नहीं लिखना होता, हमें पढ़ाई लिखना होता है। इसमें ये क्या, अभी जब मैं यहाँ समझाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ये उत्क्षिप्त ध्वनियां हैं क्योंकि जीभ को हम तेजी से पीछे फेंकते हैं इनके उच्चारण में। ड़ ढ़ बोल कर देखिए, ड़ ढ़। और एक नियम है कि हिंदी का कोई भी शब्द ड़ और ढ़ से प्रारंभ होता ही नहीं, शुरू होता ही नहीं। यह किसी भी शब्द में दूसरे नंबर पर आ सकता है, तीसरे पर आ सकता है, अंत में आ सकता है, किंतु प्रारंभ में ये दो जो व्यंजन हैं, जो दो ये वर्ण हैं, ये कभी भी किसी शब्द के प्रारंभ में आते ही नहीं हैं। इसलिए हिंदी डिक्शनरी यानी कि हिंदी शब्दकोश में ये भी आपको नहीं मिलेंगे किसी पृष्ठ में, ठीक है। देखिए, ये बाद में आ सकते हैं। उत्क्षिप्त ध्वनियां हैं ये, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त नहीं कहना है, उत्क्षिप्त, ठीक है। अब ड़ और ढ से कैसे वाले शब्द होते हैं देखिए, पहाड़, पहाड़, है ना, पढ़ा
ई, पढ़ाई। बीच में आ सकते हैं, अंत में आ सकते हैं, लेकिन किसी भी शब्द के प्रारंभ में ड़ और ढ कभी नहीं आते हैं। ठीक है, तो हमने इतनी चीजें सीख ली। स्पर्शी, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त, उत्क्षिप्त। अब जो थे 11 स्वर थे और 33 व्यंजन थे, कुल 44 होने चाहिए थे। अब हम समझ सकते हैं कि 52 क्यों है। 44 इधर हुए, 44 अयोग वहां हो गए 2, अंग अह 46, 46 4 हो गए हैं हमारे संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ठीक है, 50 यानी कि 50 और 2 हो गई हैं उत्क्षिप्त ध्वनियां ड़ और ढ, तो कुल मिलाकर हो गए 52 यानी कि 52 वर्ण हमारी हिंदी वर्णमाला में। ये है उनका पूरा सार। अब हमें सीखना है उच्चारण स्थान, क्योंकि जब छोटे बच्चों को बताना होता है कि वो पढ़ते, और इस तरह की परीक्षा, इस तरह के प्रश्न जो हैं वो परीक्षा में भी पूछे जाते हैं कि कंठे ध्वनियाँ क्या हैं और ये इस तरह से। तो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। पहले कंठ होता है, यहाँ ये कंठ है ऐसे। तो जो क वर्ग की ध्वनियाँ हम पढ़ते हैं ये वो यहाँ से निकलती, मतलब कंठ ना आपस में से टकराता है। बोलकर देखिए, क, ख, ग, घ, ङ। इसको आधे लोग ड़ बोल देते हैं, कुछ न बोल देते हैं, ड, जो मन में आता है। लेकिन इसको जैसे गंगा, जंगल, कंघी बोलते समय बीच में जो ङ आ रहा है, कुछ लोग अंगा बोलते हैं मुख सुख के लिए, आराम आता है ना, अंगा बोलने में आराम आता है। लेकिन आगे से अ और पीछे से आ नहीं बोलना है, अंगा नहीं, बीच में ङ जो आता है, ङ बोलने का प्रयास कीजिए। तो ये जो है, क्योंकि कंठ से निकलती हैं, इनका उच्चारण स्थान है कंठ, इसलिए क वर्ग की ध्वनियां कंठे ध्वनियां, क वर्ग की ध्वनियां जो हैं वो कंठे ध्वनियां हैं। ठीक है, उसके बाद आ गए हम च वर्ग में। च वर्ग की ध्वनियां हैं तालव्य ध्वनियां। तालु होता है दांतों से थोड़ा सा पीछे, तो दांत जो ऊपर वाले हैं उससे थोड़ा पीछे तालु रहता है। देखिए आप बोलकर, च, जीभ तालु को छूती है, बोलकर देखिए, च, छ, ज, झ, ञ। इनके उच्चारण में जिह्वा क्योंकि तालु को छूती है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान है तालु, और ये है तालव्य ध्वनियां। ठीक है, अब आ जाते हैं ट वर्ग में। ट में जीभ पीछे पलट कर जाती है और मूर्धा को छूती है। मूर्धा होती है तालु से पीछे, और जीभ पलटेगी, जीभ की जो नोक है ना, ये थोड़ी सी पलट कर फिर मूर्धा को छुएगी। बोलकर देखिए, ट, ठ, ड, ढ, ण। जीभ पलटी और जीभ की नोक ने तालु का स्पर्श किया, सॉरी मूर्धा का, क्षमा चाहती हूं, मूर्धा का स्पर्श किया, इसलिए यहां पर मूर्धा से निकलने वाले व्यंजन हैं, इसलिए ये हैं मूर्धन्य ध्वनियां। ये मैं इनके उच्चारण स्थान समझा रही हूं आपको। अब आ जाते हैं हम त वर्ग पर। त वर्ग, अब त वर्ग इनको कहते हैं दंते ध्वनियां, क्योंकि जिह्वा की जो नोक है वो लगेगी दांत पर, दांत ऊपर वाले दांतों के पीछे जिह्वा की नोक लगेगी। बोलकर देखिए, त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न। क्योंकि दांत को के पीछे वाले हिस्से को जिह्वा की नोक छूती है, इसलिए दंते ध्वनियां हैं। उसके बाद आ जाते हैं ओष्ठ है। ओष्ठ है, ओष्ठ है, ओठ, ओठ, ओठ आपस में टकराते हैं। देखिए प वर्ग में प, फ, ब, भ, म, आपस में ओठ टकराए, उच्चारण स्थान, तो इनको जो है कहते हैं ओष्ठ्य ध्वनियां। ये आप देखिए हमारे भाषाविदों का कमाल, आप देखिए जो हमारे संस्कृत और हिंदी के व्याकरण हैं, जो भाषाविद हैं, उनकी बुद्धि आप देखिए, क्या वैज्ञानिक ढंग से उन्होंने वर्णमाला बनाई है और किस तरह से, मतलब कोई मुकाबला नहीं है, किस तरह से ऐसे समझा दिया गया है।
अब इसमें कोई दो राय ही नहीं है। अगर हमें पता है उच्चारण स्थान क्या है तो हम वर्णों का कभी गलत उच्चारण करेंगे ही नहीं। और सही उच्चारण सीखने के लिए हमें अभ्यास करना होता है, एक दिन से कोई चीज़ नहीं आती कभी भी। तो हमने सीख लिए वर्णों के प्रकार, स्वर और व्यंजन सीख लिए, स्वरों के प्रकार सीख लिए, ह्रस्व दीर्घ प्लुत सीख लिया, हमने अयोग वाह सीख लिए, हमने व्यंजनों में स्पर्शी अंतस्थ ऊष्म संयुक्त उत्क्षिप्त व्यंजन सीख लिए, और उसके साथ साथ हमने सीख लिया है व्यंजनों का उच्चारण स्थान भी, कि किस तरह से इन्हें उच्चारित किया जाता है, क्यों इन्हें कंठे, तालव्य, मूर्धन्य, दंते, ओष्ठे ध्वनियां कहा जाता है। अब इस प्रकार जो है हम वर्णों का सही उच्चारण करते रहेंगे, और प्रतियोगी परीक्षाओं में अब कहीं से भी प्रश्न आ जाए हमें उत्तर आता है, क्योंकि हम अब सब कुछ भली भांति सीख चुके हैं। तो अब हम सीख लेते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में वर्णों से प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं। देखिए, वैकल्पिक प्रश्न आते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। हिंदी भाषा में स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो हमने पढ़ा कि स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो 2, 4 और 5 गलत है और 3 है सही। ख। दूसरा, ट, थ, फ तथा म किस प्रकार के व्यंजन हैं? क्या ये अंतस्थ हैं, संयुक्त हैं, ऊष्म हैं या स्पर्शी हैं? तो क्योंकि इनके उच्चारण में जिह्वा कहीं ना कहीं स्पर्श होती है, तो इसलिए ये स्पर्शी व्यंजन हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है? 30 है, 32 है, 33 है या 34 है? तो हम पढ़ चुके हैं कि 33 है, तो ग हमारा है सही विकल्प। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? प, फ, ब, भ, श, श, स, ह, य, र, ल, व या ङ, य, ण, ड़। तो ऊष्म व्यंजन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से गर्म वायु निकलती है, अधिक गर्म वायु निकलती है, अधिक ऊष्मा निकलती है, वहां पर ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो ख हमारा सही विकल्प है। ग यहां पर आएगा, क्षमा प्रार्थी हूं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 2, 4, 8 या 10? तो अंतस्थ व्यंजन हमने पढ़े हैं य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन है, इसलिए अंतस्थ व्यंजन केवल 4 होते हैं। ख सही विकल्प है। क्ष तथा त्र किन व्यंजनों के उदाहरण हैं? ये संयुक्त हैं, स्पर्शी हैं, अंतस्थ हैं या ऊष्म हैं? तो ये संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि क्ष क और श के योग से बनता है और त्र, त तथा र के योग से बनता है, इसलिए ये संयुक्त व्यंजनों के उदाहरण हैं। तो जब हम पूरी वर्णमाला अच्छी तरह सीख लेते हैं, उनके उच्चारण स्थान सीख लेते हैं, उनके प्रकार सीख लेते हैं, तो इस प्रकार के कितने भी प्रश्न आ जाएं, हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है तथा हम आराम से उनके सही उत्तर लगा सकते हैं। आशा करती हूँ मेरी आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपने कुछ नया सीखा है तो कृपया मुझे टिप्पणी बक्सा में लिखकर अवश्य बताएं। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा सही हिंदी सीखते रहिए, सिखाते रहिए। हिंदी संबंधी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियोस के साथ मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगी। और हाँ, यदि आपके हृदय में भी कोई विषय उत्पन्न होता है हिंदी से संबंधित, तो कृपया मुझे टिप्पणी बक्सा में लिखकर अवश्य बताइए। मैं आपके दिए गए विषय पर वीडियो बनाने का प्रयास अवश्य करूंगी। नमस्कार।